नमस्कार दोस्तों, टीपीएस के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ से पहाड़ों की रूह को जिंदा रखा है, जिनके गीतों में उत्तराखंड की संस्कृति का रंग घुला है और जिनकी आवाज़ उत्तराखंड की वादियों में गूंजती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोक गायक, गीतकार और निर्देशक जिन्हें आप सभी जानते हैं किशन महिपाल के नाम से। आपका स्टूडियो में स्वागत है सर। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो यह है कि आपकी तबीयत खराब थी, उसके बावजूद भी आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं ठीक है, आज तबीयत ठीक है तभी आया मैं भी। तो सर चर्चा शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। सर सब जानते हैं कि किशन महिपाल, आज हम किशन महिपाल की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इंद्रधारा के रमेश की। हम उसके विषय में जानना चाहते हैं सर, वो कैसा था, कहाँ से, किस तरह से काम करता था। इंद्रधारा बद्रीनाथ के पास में एक छोटा सा गांव है, जो अमूमन उसमें 11-12 लोग परिवार रहते हैं उसमें, और वहीं पैदा हुआ, मैं जन्मा वहीं। 77 की बात है ये, जनवरी 1 जनवरी 1977, और मंगलवार का दिन था। दादी थी घर में, दादा को मैंने कभी देखा नहीं। माँ, चाचा, चाची, चाचियाँ, 2 चाचियाँ, 2 चाचा, एक चाचा गढ़वाल राइफल में, एक चाचा ITBP में। पिताजी मेरे परिवार संभालते थे, फार्मर थे, मतलब जैसे गांव में होते हैं लोग। और माताजी थी मेरी, और मेरे से बड़ी एक दीदी, वो पहले आई थी। यही था। धीरे धीरे सब समय आगे बढ़ता गया, माइग्रेट होता है ना हम लोगों का। 6 महीने बद्रीनाथ, हाँ जी, कपाट बंद हुए, 6 महीने गोपेश्वर। तो गोपेश्वर में भी एक गांव है सिरोखुमा नाम से, तो एक बीच में हनुमान चट्टी भी एक गांव पड़ता है। तो वो हनुमान चट्टी गांव में भी घर है, ज़मीन है। हम वो बद्रीनाथ से केवल 10-11 किलोमीटर है। वो इसलिए है कि हम लोगों का जो गायों का चारा होता है, घास, जो उस टाइम पे गैस वो सिलेंडर टाइप का होता नहीं था उधर, और होता भी था उधर पहाड़ों में नहीं होता था, प्लेन में तक सीमित था। दिल्ली, बम्बई, देहरादून था, ऊपर नहीं था। बस वो घास लकड़ी इकट्ठे करने का जरिया था, क्योंकि बद्रीनाथ में घास लकड़ी नहीं होते, ऑक्सीजन की कमी है, घास और पेड़ पौधे नहीं होते वहाँ पे। तो वहाँ का जो जनजीवन, जो चारा घास होता था, जो खाने पीने के लिए, जो आग की व्यवस्था करने, तो वो चीज़ों को जमा करने के लिए वो गांव था हमारा हनुमान चट्टी, जो पहले पड़ता है 11 किलोमीटर। बस वो हनुमान चट्टी, 6 महीने गोपेश्वर, 6 महीने हनुमान चट्टी, इंद्रधारा। तो ऐसे ही होते करते मुझे जब होश आया तो मैं 8 साल का था उस समय। और 8 साल में तब मुझे होश आया कि मेरी फैमिली में कौन कौन लोग हैं। फिर दादी ख़त्म हुई 8 साल में, फिर 6 महीने ऊपर 6 महीने नीचे हम लोग जाते थे। तो उस टाइम पे मेरे पिताजी यहाँ पे, जब मैं 8 तक नहीं 5 क्रॉस करके 6-7 स्टैंडर्ड में आया, तो पिताजी ने फिर गोपेश्वर में एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के बेस में काम करना शुरू किया। PWD में किया, सब वो होते हैं जहाँ गवर्नमेंट के आते रहे, ठेके तो लेते रहे, वो भी करते रहे। तो धीरे धीरे मैं भी, अब हम गोपेश्वर ही रहने लग गए 6-12 महीने। तो दादी लोग जाते, दादी बीच में ख़त्म हो गई थी, फिर वो चाचा चाची लोग भी यहाँ शिफ्ट हो गए थे, तो वहाँ बंजर हो गया था। मतलब ये इन 6-7 सालों में जो हम लोग 8-9 में पहुँचे, तो वहाँ हमारे खेत और हमारे जो रिश्तेदार है वो लोग जोतते थे, और हमारा घर बंद ताला पड़ा रहता था। मतलब ये लगा लो पलायन शुरू हो गया हमारा, रोजी रोटी के जगह उधर होता नहीं था उतना। तो गोपेश्वर में वहीं पढ़ा, फिर मैं शिशु मंदिर में पढ़ा। तो 8th में जैसे ही पहुंचा तो पिताजी ख़त्म हो गए उस टाइम पे। और जब पिताजी ख़त्म हुए तो उससे पिताजी से ख़त्म होने से पहले सब चाचा चाची सब लोग अलग अलग हो गए। तो हमारी एक छोटी सी फैमिली थी, एक छोटी बहन भी आ गई थी, छोटा भाई भी आ गया था। तो हम लोग 4 भाई बहन भी हो गए थे। माँ, 4 भाई बहन में, और पिताजी। हमारा एक छोटा सा एक परिवार था। और जब मैं 8th में पहुंचा, शिशु मंदिर में पढ़ता था मैं, तो पिताजी ख़त्म हो गया, बीमार हुए, वो अटैक पड़ गया थोड़ा कुछ अंदर ही, ऐसा ही इसी टाइप का उनको भी देखा मैंने, जो मेरे को परसों हुआ पेट में पेन, उनका भी ऐसा ही होता था, जेनेटिक हो सकता है।
तो उस समय इलाज होता नहीं था। तो गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लीवर में प्रॉब्लम है या कुछ और शुगर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर आई है, तो उसमें कुछ पता नहीं चलता था। वो इलाज वो ऐसे ही सोचते रहे ऐसा ही हो रहा होगा, गैस वैसे चल वैसे। उसके जब 9th में 10th में मैं पहुंचा और 9th मैंने 8th किया शिशु मंदिर विद्या मंदिर से। उसके बाद मैं फिर हमने जब देखा कि पिताजी के अकाउंट में 1 रुपये नहीं है, उनके साथ जो मुंशी काम करने वाले होते वो जाली साइन मार के निकाल चुके थे। और शायद पिताजी इसीलिए बीमार हुए, इसीलिए उनको अटैक पड़ा, इसीलिए वो पीने भी लग गए थे बहुत ज़्यादा सुबह से शाम तक। और पीने के बाद उनको फिर पता नहीं क्या अटैक आया। तो तब पता चला कि यार पिताजी इतने बड़े ठेकेदार थे, लाखों के थे उस समय, बहुत बड़े ठेकेदार होते थे लाखों के, और काम चल रहे थे सभी जगह, ठेके चल रहे थे। तो जैसे हम लोग आज होम लोन ले लिया है, कार लोन ले लिया, वैसे पिताजी ने भी काम चलाने के लिए गवर्नमेंट से एक होता ना, उनका कुछ होता है कि कुछ एडवांस ले लेते हैं कुछ। अब काम पूरा नहीं हुआ, ख़त्म हो गए तो देना तो है उसको, विभाग जो विभाग होते हैं जो भी उनको वापस, या कुछ बॉन्ड्स होते हैं उनके, वो बॉन्ड्स देने होते हैं। तो पता हमें तो पता नहीं था, तो ऐसे ही चलता रहा। हमने कहा जन नहीं है भाई, ऐसे ही हो गया होगा। बाद में पता चला तो ऐसे ऐसे। तो फिर वो रमेश की कहानी वहाँ से शुरू हुई। जब मैं 10th में वहाँ से 3 रुपये मांगा मैंने, झगड़ा किया बहुत कि मुझे पिक्चर देखनी है। गोला बारूद एक पिक्चर लगी थी, शत्रुघ्न सिन्हा में ये लोग। तो मैं पिक्चरें बहुत देखता था, स्कूल से भाग के मैं पिक्चर देखा जाता था, जंगल में छुप जाता था, स्कूल जा रहा हूँ विद ड्रेस। और घर से जो है ऊपर जो है एक जैकेट लेके जाता था और झाड़ियों के पीछे छुप जाता था। और घर वालों को लगता है स्कूल चला गया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कंडीशन क्या, कुछ नहीं बच्चा। और छुपने के बाद ठीक 12-1 बजता था, मैं पिक्चर हॉल जैकेट पहन के बस्ता उधर जो बैग होता है वो छुपा देता था, और पिक्चर हॉल 3 रुपये की टिकट लेके पिक्चर देखे 4 बजे बस्ता लेके घर, और जैकेट बैग में रख के खाना, तो भूख लग गई अब। तो ये चलता रहा। एक दिन मैंने कोई पिक्चर थी, मिथुन की पिक्चर थी, मिथुन का बहुत बड़ा फैन था मैं उस समय। तो मिथुन गोविंदा उस समय वही चलते थे, हाँ वही थे, और डांस वाले वो चलते थे। तो मैंने 3 रुपये मांगा माँ से, तो बहुत झगड़ा किया। हालांकि माँ ने बाद में दे दिया था। उस दिन संडे था, मैंने कहा मैं देखना है, मेरे को जाना है। गांव से, हमारा गांव से गोपेश्वर पहुंचने में उस समय बच्चा था, तो उस समय मैं भागता बहुत था चढ़ाई में भी, तो आधा घंटा तब भी लगता था। आज की डेट में हम लोगों को 1 घंटा लगता पैदल, लेकिन आज की डेट में रोड भी पहुंच गई है गाँव। उस समय हमको 1 घंटा डेली हमारा एक प्रैक्टिस होता था कि हम लोग स्कूल जाना है सुबह। तो चलो, तो यहाँ से शुरू हुआ। फिर वो जब घर आया तो माँ, जब मैं वापस आ रहा था पिक्चर देख के 4-5 बजे, तो माँ एक कंडी में ना लौकी बेचने जा रही थी। तो मैंने कहा इस धूप में, मतलब वही जुलाई अगस्त जो स्कूल खुलता है उस धूप, मैंने कहा सुबह चले जाती। तो बोले कि सुबह अगर जाती तो रात को क्या खाता। फिर ऐसे डायलॉग मार दिया माँ ने। तो मुझे नहीं पता था ऐसे, चलो बाद में। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि घर में एक पेपर आ गया, नोटिस आया कि आपके पिताजी ने इतना कर्जा लिया है, उसको देना है आपको। और वो था उस समय 2,60,000 का, और उस समय हमारे लिए करोड़ों का हो गया, 2.5 करोड़ का हो गया। तो वो पता चला तो तब आता रहा, हमने इग्नोर किया। हमने कहा हमें क्या पता इस पैसे, हमने लिया नहीं तो हम क्यों दें। अब बच्चे थे हम लोग, धीरे धीरे चलते गए। और जब हाई स्कूल में पहुंचा तो एक बार घर की कुड़की होगी, बद्रीनाथ वाले घर की, मूल घर की कुड़की हो गई, सीज हो गया। क्या हुआ, गाँव वालों ने कहा कि हमें नहीं पता यार क्या हुआ। बोला यार ये दे ही नहीं रहे, 2 साल से हम लगे हैं इनके पीछे। मैं कह रहे सब गाँव वालों ने बोला यार बच्चे हैं क्या कर से, इनको थोड़ी पता है क्या पता। तो गाँव वालों ने थोड़ा मिल के जो भी किया, या हमारे रिश्तेदारों ने जो भी किया, 4-5 हज़ार रुपये दे के बोला अभी कुड़की उड़की मत करो, बाद में देख लेंगे। तब पता चला कि हमारे ऊपर इतना है। और तब मैंने बद्रीनाथ में स्ट्रगल, मतलब तुलसी माला बेचना शुरू किया छुट्टियों में। स्कूल कॉलेज छोड़ा नहीं मैंने स्कूल, तो हाई स्कूल से मैंने फिर वहाँ पे हाई स्कूल इंटर से, वो जब हम हनुमान चट्टी होते थे तो हनुमान चट्टी 3 बजे सुबह उठ के पैदल जाते थे। उसमें ऐसा नहीं होता था कोई गाड़ी बस रोकती है, या उस समय ना टाइम का होता था, टाइमिंग का, कि जोशीमठ से सुबह 6 बजे का गेट निकलना है, और जब तक वो गेट पांडुकेश्वर नहीं पहुंची तब तक बद्रीनाथ से भी गाड़ी नहीं आती थी। और यात्री वाली गाड़ी होती थी, लोकल को कौन बिठाया यार 10 किलोमीटर के लिए, वो रोकते भी नहीं थे। तो हम लोग 3 बजे वैसे भी कौन सी गाड़ी मिलती है, तो 3 बजे हम लोग निकलते। और जो जोशीमठ से 6 बजे की पहली गेट थी वो 8 बजे हनुमान चट्टी पहुंचते थे, 8-9 बजे। तो 8-9 बजे तब तक तो हम सामान बेच के घर आ जाते थे।
तो तुलसी माला बना के हम लोग बद्रीनाथ जाते थे। वो सुबह 3 बजे से हम लोग माला बेचना शुरू किया। 3 बजे मंदिर का कपाट खुल जाता था उस टाइम पे, आज भी खुलता है सीज़न में। फिर हम लोग 7 बजे तक फिर वापस पहुंच जाते थे। उसमें 2 रुपये माला, 1.5 रुपये माला, 1 रुपये माला ऐसी बिकती थी। और हम लोग 10-15 माला बेच के 20-30 रुपये, उसमें हमारे लिए बहुत होता था। तो वही चलता रहा। फिर वही हमेशा 4-5 साल ऐसे ही चला, इंटर तक पहुंच गया। धीरे धीरे उन जिन पैसों को कमाया उससे अपनी पढ़ाई भी करी, पिताजी के EMI देता रहा। और जब मैं PG कॉलेज में पहुंचा तो ऐसे ही एनुअल फंक्शन में हीरो बन गया। गाता था मैं, बचपन से ही गाना शुरू करता था। तो फिर कॉलेज में जाके मेरा नाम किशन महिपाल हो गया, क्योंकि सब किशन महिपाल बोलने लगे। फिर गांव में भी जो रमेश बोलता था, आज अब बोलते हैं लोग किशन महिपाल, लेकिन मुझे रमेश ही बोलते थे। माँ तो आज भी रमेश ही बोलती है, लेकिन अब गांव के यार दोस्त भी मुझे किशन बोलने शुरू कर दिए, क्योंकि कॉलेज से मैं किशन महिपाल नाम से फेमस तो ये किशन महिपाल जो नाम है ना, ये आया कैसे? मतलब वो कॉलेज में किशन, सब जगह किशन था, किशन सिंह अच्छा, नाम आपका था? मेरा हर जगह किशन सिंह ही है। आज भी डॉक्यूमेंट्स में। वो तो किशन महिपाल मैं अब कॉलेज से बना ना। अच्छा, यानी कि आपका जो रमेश नाम है वो आपका घर का नाम था वो। अच्छा। वो स्कूल में तो किशन सिंह क्लास के दोस्त मुझे किशन नाम से जानते थे, लेकिन महिपाल नाम से कोई नहीं जानता था कि हमारा कास्ट महिपाल है। तो सब जैसे शिशु मंदिर के दोस्त या जितने भी जानते मुझे किशन के नाम से जानते थे। PG कॉलेज में पहुंचने के बाद मैंने एक गीत मैं जब भी कहीं मेरे को इंट्रोड्यूस करते थे स्टेज में, जैसे सबसे पहले मैंने रामलीलाओं में से शुरू किया। तो रामलीला में से गोपेश्वर इस कुल्ला मेरो सिर खोमा गाँव, मेरग मेरो मामा कोट किशन सिंह नौ, किशन सिंह। तो किशन सिंह 9 करके किशन महिपाल 9। तो कौन है, क्या है किशन महिपाल? तो यार एक लड़का है किशन महिपाल नाम से, वो गाता है, उसको बुलाओ। तो ऐसे ऐसे फिर PG कॉलेज में गए। तो फिर मैं एनुअल फंक्शन में गाता रहा। तो किशन महिपाल नाम से, हालांकि मेरा नाम किशन सिंह था, किशन महिपाल, और मुझे किशन महिपाल नाम से जानने लग गया। अरे किशन महिपाल, क्योंकि अब मैं स्टेज में सब जानने लग गए। गाता रहा 3 साल, BCom किया। तो फिर इलेक्शन लड़ा, फिर इलेक्शन भी जीत गया। इलेक्शन के पर्चे पे किशन सिंह लिखा हुआ है, जो डॉक्यूमेंट्स में नाम है वही होना चाहिए। जो इलेक्शन में पॉपुलेट छापते हैं ना, तो उसमें किशन सिंह है, लेकिन जानते लोग मुझे किशन महिपाल नाम से है। आज भी मतलब यूट्यूब में मेरा सब लोग जानते हैं, स्टेज में मेरा चेक बनता है किशन महिपाल के नाम से, लेकिन बैंक उसको रिजेक्ट कर देता है कि यार ये किशन सिंह थोड़ी हो आप किशन महिपाल थोड़ी हो, आप तो किशन सिंह हो। यूट्यूब ने मेरा पैसा रोक दिया कि बोला यार नाम तुम्हारा किशन महिपाल के नाम से है और तुम्हारा बैंक अकाउंट सब जगह तुम्हारा किशन सिंह के नाम से हो रहा है। तो ये तब जाके मैं गजेट ऑफिस गया दिल्ली, वहाँ से मैंने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए। पैन कार्ड हो गया, ये अपना ये आधार कार्ड हो गया, जितने भी डॉक्यूमेंट्स सब मैं किशन महिपाल करवाए। तब जाके मेरा यूट्यूब ने भी पैसा वापस दिया, बैंक भी एक्सेप्ट करने लगा अब चेक वगैरह। तो क्योंकि लोगों ने केवल किशन महिपाल, तो ये रमेश से किशन महिपाल तक की कहानी है। बिल्कुल सर, ये बहुत ही ये शॉर्टकट में सुना है मैंने। जी नहीं सर, लेकिन आप समझ गए। अच्छा सर, मतलब ये जो प्रश्न है, आपने अभी कहा कि आप बचपन से ही गाते हैं। तो घर में ऐसा कौन था जिसके मतलब दादी, सबसे पहले दादी को सुना मैंने। दादी मांगल गाती थी। ये कौला फुला एक गाना मैंने आपको सुना, एक मांगल मैंने गाया है देवी पे। ओ राजी खुशी, नहीं हारमोनियम की जरूरत नहीं है। रोलो देवी चढ़लू कला फूला हो तो ऊंचा कैलाश देवी मैं ओलू दलू कला फूला। तो ये स्टाइल होता था गाने का। ये स्टाइल सीखा दादी से। और चूल्हे में बैठ के ना बद्रीनाथ में आग तापते थे मैं, दादी, और दादी गीत सुना दे। तो दादी, गीत तो आता नहीं था उन लोगों को, या तो वो उस टाइप के पुराने लोक गीत होते थे होंगे, तो वही गाते थी माता दादी जी। तो उनको सुन के तो ये जब धीरे धीरे फिर दादी चल बसी थी, तो फिर मेरे को, मैं जब बड़ा हुआ तो मैंने अपने दादी के जो साथ के लोग थे जो मांगल गाते हैं उनके साथ बैठा, सीखा उनको। कई बार हम पार्टी करते थे, और आज मैं बुढ़ियों की पार्टी कराऊंगा। हाँ, वो आज मैं ये लाऊंगा, समोसे लाऊंगा, तुम्हारे लिए चिकन मटन लेके आऊँगा, और आज मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा। सब बुढ़ियों को इकट्ठा करके, बुजुर्गों को, जितनी भी लेडी थी दादी की जो दोस्त थे,
उनको मैं 7-8 महिलाएं थी वो बुढ़ियाँ, उनको इकट्ठे करके एक घर में और उनको दाल भात चिकन उकन खिला सैड उनको थोड़ा, हमारे यहाँ तो छंग छुंग भी चलती है, प्रसाद तो प्रसाद तो बढ़िया लोग पी के एक पैक मार के और फिर गाना शुरू करो जी। फिर मैं रिकॉर्ड करता था उनको टेप रिकॉर्डर में, उस समय मोबाइल हुआ नहीं करता था, तो एक वॉकमैन बोलते थे हम, हेडफोन लगा के, तो उसमें रिकॉर्ड करता था उनको, फिर वो गाते थे, एक ये लगाओ, तो ऐसे बहुत सारे मैंने उनको रिकॉर्ड किया, कुछ खो भी गए, कुछ जहन में रहे, याद रहे। तो वो उनमें से एक मांगल भी है जो मैंने गाया भी सुना है। तो ये दादी से शुरुआत करी। फिर उसके बाद फिर माता जी को भी मैंने सुना, कभी खेतों में जैसे हल लगाते हैं तो पीछे से माता जी लोग ना वो आलू डालते रहते हैं, तो जब नाश्ता वास्ता का टाइम होता है तो आलू के गुटके बनते हैं ये करके, तो अब जब भांडा मांजते हैं माँ जी लोग तो खेतों में मैंने देखा तो कई गुड़ाई लगा रहे हैं तो गुनगुनाते थे, हे रूडी मिजाज का वो गीत। इतना ही सुना मैंने माँ के मुँह से कि हे रूडी मिजाज का भौर रूडी कामारा लसा करोड़ी कामारा लसा करोड़ी, बस तो इतना ही गुनगुनाती थी। धुन मैंने वही ली, शब्द मैंने वो सारे वही लिए स्टार्टिंग के, पीछे फिर जोड़ा मैंने उसको पूरा किया और वो गीत सबसे ज़्यादा मेरा फर्स्ट कैसेट में हिट हुआ था आपकी। तो ये आशीर्वाद कहीं ना कहीं से हमारे ऊपर जो माता जी हैं, जो हमारी दादी दादा जो पितृ आशीर्वाद कहते हैं ना, तो उन्हीं का आशीर्वाद है जी। सर जैसे आपका गीत है घुघुती, ठीक है, तो वो तो बहुत खूबसूरत और फेमस गीतों में आता है, ऐसे फुलड़िया हो गया आपके फेमस गीत हैं। सर घुघुती जो है बेसिकली जो डव जो बर्ड होता है वो एक सुंदर और शांत सा बर्ड है, उसको हमें मतलब इतने समय हमने जो सुना है उसे हमेशा खुदेड़ गीतों में उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि पता किसी माँ बेटी को खुद लग रही मायके की, तो उस तरह से यूज़ नरेंद्र सिंह नेगी जी के भी बहुत गीत हैं। लेकिन आपने जब गीत बनाया तो आपने उसी घुघुती का एक नई छवि प्रस्तुत की, आपने उसकी केयर दिखाई, उसको समझाया, और उसमें सबसे अच्छी बात जब आप उसको पिक्चराइज कर रहे थे तो उसमें हमारा पारंपरिक परिधान पहने हुए महिलाएं थी। तो वो जो पूरा कॉन्सेप्ट था ना आपका, वो ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल तो ये जमाना दूसरा, कहानी पूरी, वो सिचुएशन पूरी अलग थी और बन के अलग आई वो। ओके, तो क्या था सर? घुघुती क्या है कि हमारे यहाँ तो उसको इसलिए माना जाता है कि जिस टाइम पे घुघुती बाजती है, जी बिल्कुल, बोलती है ना, बोलती है, जब बसती है वो जो बास करते हैं, तो उस मतलब घुघुती बस गई, मतलब चैत का महीना आ गया। बिल्कुल सही। और जब घुघुती बसती है तो जो हमारी ध्यान, जैसे मेरी बहन है या हमारे गांव की जो लड़कियां वो विदा होके कहीं जा रखी हैं तो मायके आते हैं, तो उनको नहीं, जैसे घुघुती बसती है मायके नहीं आते, उनको अब घर की याद, मायके की याद आती कि कोई मुझे लेने आएगा, भाई हमेशा हमारे यहाँ ये वो है कि भाई जाता है और वैद्य और जान मतलब बिल्कुल सही बात, उनको बुलाने जाते हैं और मायके आती है वो चैत के महीने में, तो बस उनको ये आता है कि अब कोई ना कोई आएगा। तो एक खुद मार्मिक उनका करुण रस है इसमें, जो घुघुती के जो बोल हैं उसमें वो जो हमारे ध्यानियाँ होते हैं उनको सुनाई देता है और उनको सीधा मैथ की खुद लगती है कि कोई अब आने वाला है, और जिनका कोई नहीं आता वो बहुत रोते हैं, है ना, जिनका बुलाने वाला कोई नहीं है या भाई नहीं है, याद करने वाला याद है ना, तो वो फिर वो रोते हैं उस टाइम पे घुघुती की आवाज़ सुन के। तो वो जब रोती है तो पूरा उत्तराखंड रोता है, तो मतलब ये करुण रस हमारे पूरे उत्तराखंड में अपने ध्यानियों को लेके। कई लोग गायकों ने गाया है इनको, कहीं इन्होंने लिखा है, लेकिन मेरा गीत नहीं है घुघुती, ये भी लोकगीत है। मैं कहीं से डॉक्टर नंदकिशोर अटवाल ने कहीं से कलेक्शन किया इसको, और हमारे गांव में इसको वो करते थे, चाचड़ी गाते थे कि घरे का जाला घुघुती पांगरे का डाला घुघुती लघुर गुरांदी घुघुती लपूर उड़ांदी, तो ऐसे धेंगता। तो ये चाचड़ी झुमेलो जो लगाते थे ये सुना बचपन में। तो अब मेरे पास शब्द नहीं थे आगे के, तो मैंने किताब में एक चाचड़ी जमाओ किताब नंदकिशोर अटवाल जी की, डॉक्टर नंदकिशोर अटवाल जी की, उसमें पूरा उनका उल्लेख है, तो वहाँ से मैंने लिख के फिर वो गाया। लेकिन उसमें मैंने वो शब्द वो देखे, कुछ चीज़ें मैंने डाली, कुछ चीज़ उन्होंने संकलन किया हुआ था कि ये, हालांकि सबने ये गाया कि मैथ की याद आती है, बहनों की याद आती है, लेकिन उस गीत में अलग ही लिखा था, जिसने भी लिखा हो ये गीत। और हटवाल जी ने तो संकलन किया, लेकिन कुछ किसी न किसी ने तो लिखा होगा, इसको रोया होगा। धुन तो हमको चांचड़े से मिल गई, लेकिन जो लिखावट थी उसने घुघुती के बारे में जिक्र किया है। और घुघुती तो कब बसती है, तो कहाँ बसती है, तो कहाँ रहती है,
किस टाइम पे बजती है, चैतका में ना होए मालू का झाला, मालू के झाल में, मालू के पात उसके झाल में, किंगरी का झाल, किलमोड़ का जो झाल होता है, किंगरी का जो झाल होता है उसमें, तो बहुत सारे तो जीरा के खेत होते हैं उनको खुद के खाते हैं। तो क्या हमारे यहाँ गुलेल से मारते थे, मेरे दादू बंधु किया जो फंसा। आज भी मैंने कई एक आर्मी ऑफिसर हमारे उत्तराखंड में, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था कि यार जिस दिन से तूने एक गीत गाया ना, मैंने खाना ही बंद कर दिया। बोला हमारे यहाँ लोग खाते भी थे, बिल्कुल खाते हैं सर, है ना। तो उसने उस दिन मेरे को सलूट किया, बोला यार हम मुझे सब सलूट करते हैं, मैं तुझे सलूट करता हूँ। सर मुझे मत करो, ये हमारे उत्तराखंड का गीत है, लोक गीत है, मेरा नहीं है। तो उन्होंने बोला जिस दिन से एक गीत सुना ना, उस दिन से मैंने खाना ही बंद कर दिया। बोला उस दिन से मेरे ध्यान हो गई, बोला ये तो मैंने कितना पाप किया। बोला ये उस गीत में उसके बारे में लिखा गया। अब नतीजा क्या हुआ, मैंने लिखा तो कुछ उस तरीके से कि जैसे नरेंद्र सिंह नेगी जी ने गाया था कि घुरौने लगी मेरा मैं तकी, तो जो भी उस गीत को सुनता है रोता है। मुझे लगा इस गीत को भी सुन के लोग रोएंगे, लेकिन पैटर्न अलग हुआ। मैंने क्या हुआ, ढोल दमो, मैंने अपने वो जो झुमेलो वाला बीट को और मैंने फास्ट कर दिया थोड़ा। अब हुआ ताल फास्ट हुआ, बोल फास्ट हुए, जो मतलब जो भाव थे, भाव तो वही रहे, करुण रहे, लेकिन उसके लिए ताल कुछ डिफरेंट मिल गया और चला तो लोग उसमें नाचने लग गए। मतलब जो करुण भाव था उस भाव को लोग घुघुती, अब घुघुती कितनी अच्छी लगने लग गई लोगों को। मतलब ये मेरे लिए भी एक अच्छा रहा कि देखो जो जिसको हम करुण रस में लेके जाते थे, उसी करुण रस में लेके अपने प्यार बढ़िया उसको घुघुती को अपने कलेजे से लगा दिया उत्तराखंड के लोगों ने, और उसको लेके नाच रहे हैं। तो ये अच्छा, इसलिए ये गीत इतना फेमस भी हुआ है। इसमें भाव को लेके, रस को लेके और ताल को लेके जो अलग अलग चीज़ें पैदा हुई इसमें, ये प्रयोग जो थे ये ऑटोमेटिक हुआ, हमने नहीं किया। ये भगवान ने उस ऐसे संरचना बताई। म्यूजिक डायरेक्टर इसके लिए अच्छा मिल गया भाई संजय कुमोला जी, इसके लिए रिदमिस्ट अच्छे मिल गए सुभाष पांडे के ग्रुप लोग, इसमें रिकॉर्डिस्ट सागर शर्मा जी हैं, बहुत अच्छा रिकॉर्डिस्ट मिल गया भगवान की दया से कि उस समय में मतलब मैं गा पाया इस गीत को, तो उस शक्ति भगवान ने दी, पितरों ने दी, और ये इतना अच्छा बन गया। ये कॉन्सेप्ट पूरे टीम वर्क हुआ, अच्छा हुआ, और मिल के जो निकला तो वो अच्छा लगा। तो ये शूट किया, तो हम इसमें ना हीरोइन रख सकते हैं ना हीरो रख सकते हैं। जब सुना क्या करें यार, फिर भी हमने कहा यार एक हीरो, मैंने किया भी यहाँ पे ये FRI में शूट भी किया मैंने। विजय भारती हमारे यहाँ के मशहूर डायरेक्टर है, तो भाई को मैंने उसमें एज ए लीड रोल के लिए बोला था कि आप लीड रोल करोगे, तो उन्होंने किया भी यहाँ FRI में किया। मैंने नीतिमाणा घाटी के लोगों को बुलाया, नाइट शूट किया, उसमें है भी कुछ क्लिप्स हैं उसमें, बिल्कुल हैं। लेकिन मैंने उन भाई को बोला था अजय भाई इसको मेन गाना ना वहाँ पहाड़ों में करें, क्योंकि घुघुती तो पहाड़ों में रहती है। तो अजय भाई उस टाइम पे हम लोग गए, हम शाली बमपाली शूट किया, सब चीज़ किया, सब किया। अब लास्ट दिन हमने इसका रख लिया घुघुती का। इसको उनको पहले ही फ़ोन कर दिया था विजय भाई को कि यार आप आना। किसी कारण भाई विजय भाई के और शूटिंग में ये हमको टाइम लग गया हुआ, तो वो आ नहीं पाए, क्या करें करके। और मेरा किस्मत है कि जहाँ शूट करे तो वहाँ मेरा ससुराल, तो किसी ने बोल दिया कि यार आपके दामाद जी आ रखे हैं और शूट कर रहे हैं उधर। तो मैसेज आ गया कि यार उनको बोलो दिन में खाना खाने आ जाओ इधर। तो मैंने अपने दोस्तों को जो मेरे साथ थे, मैंने कहा यार देखो यार मैं इतने दिन हो गए शूट कर रहे हैं, कि उस समय 8 गाने होते थे ना, तो 10-15 दिन शूट करना है, उधर ही शूट कर रहे हैं। सबको पता है किशन भाई वाले इधर शूट कर रहे हैं। तो मैंने कहा बुरा मान जाएंगे, आज लास्ट दिन है घुघुती का। तो अब वो टीम तो आई नहीं, वैसे भी मैंने कहा बैठे हैं जो हीरो थे हमारे वो आए नहीं, तो मैंने कहा कोई नहीं कल कर लेंगे, आज शाम तक पहुंच जाएंगे। उस समय ज़्यादा फ़ोन का भी ऐसा नहीं था, कम्युनिकेशन बहुत गैप होता था उस समय। तो मैंने कहा चलो आज मैं दिन में चल, मैंने कहा रात को नहीं आ सकता, दिन में आ जाऊँ। मैं दिन में गया वहाँ खाना खाया। तो ऐसे ही कोई दूसरी सासू आ गई, छोटी वाली सासू गाँव की जो होती है, अरे दामाद जी से बाहर वाले को हीरोइन बनाओ, हमको मत बनाओ। अच्छा, मैंने कहा आप भी बन जाओ हीरोइन, क्या है, अरे बताओ। मैंने कहा आ जाओ, सच धस के आ जाओ, अभी करते हैं। मैंने कहा अभी खाना खा, मैं मजाक में बोला अभी मैं बस खाना खाता हूँ, आप तैयार होके आ जाओ, आपको मैं हीरोइन बनाता हूँ। मजाक में बोल दिया। अब मैं खाना हाथ धो रहा, वो सच धस के आ भी गई, नथली पहन के, वो घूंघटी पहन के आ भी गई। अब मुझे ऐसा लगा मैं क्या बोल दिया। अब मैं चुप रहा, मैं अंदर गया। और मेरी जो सासू मुझे कह रहे कि तुमने सच्ची बोला कि उनको। अब वो क्या बोलूँ, मैंने कहा मैंने तो मजाक किया था, और अब क्या बेइज्जती होगी, वो नहीं वो कुछ बोल देगी कुछ। मैं कहा मैंने कहा अब क्या करना, तुमने अकेले करेगी वो डांस। मैंने कहा अरे और चाहिए बल्कि कितना, मैं पूरा गांव वालों को लेकर आओ। और उन्होंने पूरे गांव वालों को बोल चलो जी वहाँ शूटिंग हो रहा, सब तैयार हो गए ऊपर स्टेशन में।
स्टेशन में पूरे सब तैयार हो गए, कम से कम थे होंगे वो 24-25 लोग होंगे। सब तैयार हो गए। और क्या, मैंने कहा क्या मुसीबत। अब मैंने कहा कुछ तो करना तो है ही, अब चाहे शूट हो ना हो तो कुछ ड्रामा तो करना ही है, नहीं तो गाली देंगे। मैंने कहा चलो, उधर एक गाड़ी बुक किया सुमो वाले को, मैंने कहा लगा चक्कर। तो वहाँ से मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर का गैप था जहाँ हम शूट कर रहे थे। वो गाड़ी वाला चक्कर मार मार सबको पहुँचा फील्ड में। मैंने कहा चाय समोसा खिलाओ पहले इनको। चाय समोसा खिला। मैंने अब गाना लगाया, घुघुती थोड़ी लगाया, श्याली बम पाली तो मिलोड़ श्याली नीति गमसाली। उनको बहुत पसंद था ये गाना, क्योंकि उधर ही साइड का गाना है। तो जो हमारा साउंड बॉक्स होता है उसमें गाना लगा लिया, श्याली बम पाली ऑन किया। मैं भी कैमरा लगाता रहा, मैंने कहा रिपीट। और एक लड़का था पप्पू मेरे साथ, जिसने लैया पुलिया पैया में वो किया। वो हमारा छोटा भाई है, चाचा जी का लड़का। तो उसको मैंने कहा देख भाई, तो आगे से पौड़ा नाचना और इनको बोलना सेम। मैंने उनको बोला जैसा ये करेगा, क्योंकि पौड़ा सबको आता है। तो गोला में वो फील्ड था, मैंने गोलाई में मैंने फ्रेम बना के मैंने कहा तो एक बार नाचे, 2 बार, फिर उनको दोनों इधर रहो, 2 इधर रहो, 3 इधर रहो, ऐसे सेट बनाया। बुढ़िया लोग इधर, जवान लोग इधर, बच्चे लोग इधर। तो जो थे तो उनको मैंने कहा ऐसे करो, तो थोड़ा शॉट वैसे लिया। फिर जो बुढ़िया थी जो मैंने कहा तुम फ्री डांस करो। जो ज़्यादा बुढ़िया, और देखा होगा आपने, वो लगे बिल्कुल डांस अपनी धुन में लगा। तो मैं कभी झूम जा रहा हूँ, तो कम से कम वो गाना वहाँ पे 5 बार बजा। लास्ट में करे हाँ ऐसा होता है। मैंने कहा ऐसा ही होता है, एक ही गाने पे नचा दे बल। मैंने कहा ऐसे ही शूटिंग होता है, जिस दिन एडिट होगा उस दिन देखना। अच्छा। अब आए ऐसे सब गाना हमारा एडिट हो गया। तो मेरा इस पे नहीं था, मैं कहा यार ऐसा करूँगा, अब मैं खुद गाऊंगा। मतलब होता ना सिंगर आता है खुद गाता है, म्यूजिक में कुछ घुघुती के पार्ट देखेंगे, कुछ शॉट लगा लेंगे। तो ऐसे तो एक दिन मैं हल्का फुल्का मैंने कहा यार ऐसे कैसे, फिर लगा मेरे को चल करता हूँ, एडिट करता हूँ। एडिट करते 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 कुछ शॉट, मतलब घुघुती कुछ वो कुछ मतलब क्लोज शॉट, मिड शॉट, वाइड शॉट, मतलब जो भी है पेनिंग शॉट वगैरह सब लगा लगा के जब एडिट होके फिट लगा। तो ये अनुज जोशी जी हैं, फिल्म डायरेक्टर हमारे यहाँ के, बहुत बड़े फिल्म। उस समय हिमालयन कंपनी के साथ हमारा टाइप था। तो लकेड़ा जी वहाँ के जो MD थे वो आए मेरे ऑफिस में, जहाँ एडिट करते GMS रोड पे। और उनके साथ अनुज जोशी उन दिनों फिल्म बना रहे थे, तो वो भी अचानक आ गए ऑफिस में। तो मैं एडिट करते बोला यार बुला लगा, जब दिखा ना मैंने दिखा दिया पूरा। अरे क्या कर दिया तूने? मैंने कहा क्या कर दिया? मैंने कहा क्या अल्टीमेट, इनक्रेडिबल। मतलब अरे मैंने कहा सर वो ऐसे मान तो मजाक में किया है ऐसे? भाई तूने आग लगा दी, बोलो अन्नो मलिक वाली आग लगा दी। तो मैंने कहा ऐसा क्या? हम तो ऐसे कर रहे। तो अब अनुज जोशी ने बोला भाई तूने जो भी किया तुक्के में किया चाहे कुछ किया, पर हुआ ये खतरनाक है, बहुत ज़बरदस्त एडिट भी अच्छा, शूट अच्छा से। मैं कहा मजाक। और लकेड़े जी तो उनकी कंपनी, अरे किशन महिपाल जी बहुत बड़े। मैंने कहा नहीं सर 20 अरे आप आओगे 20 में तो गाना खराब हो जाएगा, आप आओ मत, अभी जैसा है वैसा ही रखो इसको। डाल दिया CD में, बस जैसे ही हो गया वीडियो CD में, तो सबसे ज़्यादा लोगों ने वही पसंद किया। सीरियसली? हाँ डांस। तो ये जो कहानी, तो ये ऐसा कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से हम करना क्या चाह रहे होते हैं हो क्या जाता है। तो ये कुछ बोलते, शाहरुख खान का एक डायलॉग है ना, ओम शांति ओम में, तो कायनात हर चीज़ मिला देती है आप लोगों। देखो कहाँ ससुराल, कहाँ मैं शूट करने गया, कहाँ की वेशभूषा, कहाँ का मैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रकृति भी मिलाती है इन चीज़ों को बनाने में। बिल्कुल सर, सही कहा आपने। और ये जो रोचक सी कहानी थी ना, मुझे आज तक सच में मैं हमेशा सोचती थी कि कहानी होगी क्या, लेकिन आज सुन के बड़ा नहीं, अच्छा ऐसे पॉडकास्ट में कभी ऐसा जिक्र नहीं हुआ, तो ऐसे अभी ऐसा लग रहा है जैसे हम ना आपस में यार दोस्तों के साथ बात कर रहे होंगे। बिल्कुल सर। तो सर अभी जब हम बात कर ही रहे हैं, तो सर मतलब जैसे कि अभी लोकगीतों की हम बात करते हैं, लोक परंपराओं की हम बात करते हैं, तो सर जो लोकगीत थे, जैसे आपकी गायकी है, आपने लोकगीतों की विलुप्त हो रहे थे जो लोकगीत, इनको पुनः जीवित करने के लिए आपने काम किया। यानी कि वही लोकगीत उनको नए तरीके से पिरोया, नए तरीके से लोगों के सामने लाए, आज वही सबकी पहली पसंद बन गए। तो सर ये वाला जो प्रैक्टिकल था आपका कि पुराने गीत जिनको लोग सुनना भी पसंद नहीं करते, अब वही गीत जब हम आज सुनते हैं आपकी आवाज़ में, तो ये जो चेंज था ना, ये कैसे आया आपका? वो एक्चुअली मेरा कभी ऐसा रहा नहीं कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं पुराने गीतों को जीवित करूंगा, अपनी संस्कृति की रक्षा करूंगा या अपनी संस्कृति को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाऊंगा। मुझे तो बस गायक बनना था, एक शौक था कि मुझे गायक बनना है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मुझे गीत देगा कौन। और कई लड़के लिख के देते थे, वो मुझे पसंद नहीं आता। तेरे हाथों की चूड़ी, तेरे माथे की बिंदुली, तो मतलब वो मुझे पसंद नहीं आता। मैं तो यार पहले स्टार्टिंग में तो मेरे को अच्छा गीत करना है, तो कुछ नहीं होते थे। तो मैं क्या करता था, तो वही होता है आदमी के अंदर जो
ऊर्जा भगवान दे देता है। तो वही जो मैं बचपन में देखा, जो सुना, जो हमारी परंपरा, जो कल्चर हमारे अंदर है, ब्लड में है, जो हमारे मुल्क का, जो हमारे कम्युनिटी का जो है, तो वो उछल उछल के मेरे माइंड में आया होगा। और जो जिन बचपन में मैं जो दादी के गीत सुने, जो माता के गीत सुने, माँ जी के, मैंने उन्हीं में काम करना शुरू किया। मुझे थोड़ी पता लोकगीत क्या होता है उस टाइम पे। तो मेरे पास, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम गढ़वाली नहीं, हाँ, हम भोटिया लोग, या तो भोटिया ही बोलेंगे या फिर हिंदी बोलेंगे, तो गढ़वाली में लिखूं कैसे। और मेरे पास जो देखा, मैंने भोटिया गीत बहुत गाए हैं, बिल्कुल गाए हैं। उस समय क्या होता था, 8 होते थे, 8 गीतों का एक एल्बम या CD होता, तो उसमें एक गीत जरूर मेरा एक भोटिया गीत होता था। अभी हम लोग, मैं नहीं करता वैसे, क्योंकि उसमें बजट ज़्यादा चला जाता है और सुनने वाले उसका कम है उस टाइम पे। और सबसे ज़्यादा उसमें लिरिक्स का अवार्ड भी, उसमें जो ये यंग उत्तराखंड अवार्ड होता है, यूफा अवार्ड, तो उसमें भी बेस्ट लिरिक का अवार्ड भोटिया गीत को, आहा सोद सोदू बताओ सूर्य सूर्य, जजों ने भी उसी को दिया। तो मुझे नहीं, वो गीत मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ जो भोटे, लेकिन गढ़वाली में अब लिखता हूँ, पहले नहीं स्टार्टिंग में नहीं लिख पाता था भाई। हे रूढ़ी मिजाज रूढ़ी, बस इधर उधर से पूछिए यार दोस्तों में, वैसे वो चल गए धुनों की वजह से चले हो, क्योंकि वो लोग हमारे मिट्टी थी, मिट्टी की खुशबू थी उन धुनों में, तो वो इसलिए चले हो शब्दों से थोड़ी। मैं गढ़वाली, आप सुन लो मेरे 1-2 एल्बम स्टार्टिंग के, तो मैं गढ़वाली भी शुद्ध नहीं है, ना लॉ बोलना आता था, ना लॉ बोलना आता था। तो उस समय ये दिक्कत थी। और मैंने इसलिए चाँचड़ी झुमेलो, जो माता पिता, हे दीदी जब सुनो बोले भानु मेरे भानु कि माँ, वो मेरी दीदी है कि इंदू दीदी, उसने सुनाना शुरू किया, आगे आके लिखना शुरू मैंने किया। वो जो रानी के तो राम डोला, वो एक बुआ जी ने सुनाया, मैं उसमें लिखना शुरू कर दिया। गोगी तो चाँचड़ी जो गाँव वाले गाते थे, मैंने उसमें लिखना शुरू किया। तो अपने आप सुनो। अब बाद में मुझे खुद महसूस हुआ कि यार मैं तो, जब लोग बोलने लगे पुराने गीतों को ये निकाल के ला रहा है, तब मुझे खुद पता था यार मैं तो पुराने गीतों को निकाल के ला रहा हूँ और न्यू उसमें डाल रहा हूँ, तो लोग पसंद कर रहे हैं। तब मैंने कहा ऐसा ही किया जाए, जो गीत लुप्त हो रहे हैं। फिर मैंने उस गीत को बचपन में सुना था, जब मैं 6-7-8 साल का था। क्यों लड़िया तो ये देखी कि मैं कॉलेज में भी गाता था। कॉलेज में एक संगीत की मैम थी, हालांकि मैं कॉमर्स वाला था, मेरा म्यूज़िक से कोई लेना देना नहीं था। वो मैम जो है मुझे बहुत पसंद, क्योंकि मैं गाता था, तो उन्होंने बोला किशन मुझे ये सिखा दे। मैंने, वो गाती थी, बहुत मीठी आवाज़ थी उनकी, तो बहुत अच्छा हो। तो मुझे यहाँ देहरादून में जब मैं आया, तो मैंने 2014 की बात है, डुकलान जी हैं जिनके मैंने जग देवताओं का ठो गया था, डुकलान जी से मेरे अच्छी मित्रता है, हालांकि बड़े भाई हैं, सीनियर हैं मुझसे, तो हमारे एक अंडरस्टैंडिंग, एक दोस्ती जैसी है। तो मैंने कहा भेजिए यार जरा आप वो गीत का पता करो किसने, अरे पोखरियाल जी ने लिखा है, मैं बोलता हूँ बोलो उनको। उन्होंने पूछा होगा, पोखरियाल जी ने बोल दिया आप गा ले क्यों लड़िया करके। तो मैं गया, तो ईशान डोभाल जी के पास, मैंने कहा यार इसको रिमिक्स करना है, पांडवाज, हाँ मैंने कहा इसको रिमिक्स करना है। अब पांडवा उनसे भी अच्छी दोस्ती यार, वो भले थोड़े छोटे हैं मुझसे, पर या तो रहते हम दोस्तों की तरह है। वो ईशान की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ऐसा करना है, बोला करते हैं। उन्होंने किया, मैंने कहा मज़ा नहीं आ रहा यार, क्या। मैंने कहा उसमें ना मेरे को ये मेरे को वो चाहिए। अब उस समय हमारा ये भी नहीं पता था फ्यूजन किसको बोलते हैं या किस तरीके का हम लोग। मैंने कहा देख भाई एक वेस्टर्न चाहिए, मेरे को पूरा ड्रम चाहिए, बेस गिटार चाहिए। उस समय हमारे यहाँ बेस गिटार कोई लगाता ही नहीं था, मैंने सुना भी नहीं था। फिर मैंने कहा कॉर्ड वर्ड सब इतना तो नॉलेज था हमको, फिर ये करके फिर भी मैंने कहा यार मज़ा नहीं आ रहा। फिर मैंने कहा इसको ऐसे करो, फ्योन लड़िया फ्योन लड़िया फ्योन लड़िया फ्योन लड़िया फ्योन लड़िया। मैंने कहा ऐसा ही रिमिक्स होता है। वो फिल्मों के गाने सुने, बस यार ये अजीब लग रहा है यार। तो उसने कहा टैं 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 टैं, हाँ मैंने कहा ये ठीक है। उन्होंने ये ठीक किया, मतलब उन्होंने ऐसे ही। अभी भी मैंने कहा अच्छा नहीं लग रहा। जब लास्ट में किशन भाई कैसे है, मैंने कहा ठीक लग रहा है, कुछ तो कमी लग रहा है इसमें। तो वहीं स्टूडियो में थे, तो मैं बोला क्या कमी लग रहा है। तो मैंने कहा इसमें वो करते हैं, कुछ रैप डालेंगे। एक रैप मेरे बहुत पहले से दिमाग में था कि मैं ऐसा रैप गाऊंगा। बोला कैसे, मैं कहा छज्जा में बैठी के खुट्टी हल्कानी हाथ में बैल धोपेल। तो बोला हाँ ठीक है चलो यहाँ पे डालते हैं। डाला, मैंने कहा हाँ यार पहला तो अच्छा लगा, सेकंड अंतर के लास्ट में फिर उन्होंने खुद बोला अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा अब क्या करूँ, कि बोला एक रैप और लिख, लास्ट में भी एक रैप चाहिए तब जाके मजा है। अब क्या करूँ मैं, कॉपी पेन, मैंने कहा कॉपी पेन दो एक, मैं गया लिखते 10 मिनट बाद मैंने कहा भाई सुनो रैप गा दे। वहाँ पे कई लोगों ने मुझे बोला, कई लोगों ने सुना, मैं अपने दोस्तों को सुना यार मेरा ये गीत आ रहा। कई लोग पागल हो गया तू, क्या कर रहा है, रैप गाएगा इतना अच्छा गुगुती जैसे गाना, रानी के राम डोलो, जो तेरी इमेज तो लोक गायकों में लोक गीत गाता है, तू ऐसा रैप गाएगा, अब सारी इमेज खराब करेगा।
अरे तो मैंने कहा 8 गीत होते हैं भाई, 8 गीत में एक रैप गा दूंगा, क्या नहीं चला बाकी तो दूसरे चले गए। मैंने कहा उसमें घुघुती वाले में मैंने तो उसमें शाली बम्पाली पे डोर डाल था कि शाली बम्पाली हिट होगा या ए जानू रे हिट होगा, चला। मैंने कहा घुघुती जिस पे आस ही नहीं तो मुझे लगा लोग रोएंगे उसमें, मैंने कहा दूसरा गीत चल गया। तो मैंने कहा ये ना चले, कोई दूसरा 7 गीत और है भाई, वो उसमें वो चलाएंगे, लेकिन लोग बोलेंगे ऐसा गाया। मैंने कहा देखेंगे यार, एक्सपेरिमेंट करने में क्या जा रहा है, वहीं रहोगे। मैंने कहा यहाँ से बाहर भी निकलना है। तो जैसे तैसे, और जैसे रिलीज़ हुआ और मतलब लोग पागल, क्या कर दिया ये, ऐसा क्या हुआ है, एक हमारे बहन का ढोल दमाव कहाँ चला गया यार, ये वेस्टर्न दमाव भी बज रहा है, बेस भी बज रहा है, ढोल भी बज रहा है, सब खिचड़ी बन गया और लोगों ने पसंद कर दिया। तो ये चला, तो ये एक्सपेरिमेंट रफ मेलोडिया का ये ऐसे ऐसे करते रहे हम उस टाइम पे, तो चला। तो सर आपका जो पेशेवर संगीत है इसकी शुरुआत कैसे हुई? आपने अभी कहा था कि आप कॉलेज से या बचपन से गुनगुनाते थे और कॉलेज में आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था जी। लेकिन ये एक चुनौती थी इसलिए आपने गाया कि परिवार की जो परिस्थिति थी, मतलब क्या किस उससे ऐसा? नहीं, परिवार की स्थिति में के लिए मैं गाना शुरू नहीं किया। गाना मैंने आपको पहले भी कहा, मेरा शौक था बचपन से। जब दादी को मैं सुनता था तो मैं दादी की तरह गाने की कोशिश करता था। और आज भी जब गाँव में जब मतलब लोगों ने तो अब कैसेट में सुने हैं, कई जगह सुन रहे हैं डीजे पे वगैरह वगैरह, तो लोग पुराने लोग बोलते हैं यार तेरी आवाज़ ना तेरी दादी की आवाज़ की जैसी है, सेम, कि मतलब जैसी तेरी दादी की आवाज़ है वैसी तेरी आवाज़। तेरे पिताजी बहुत अच्छा गाते थे, बोलो रामलीला का राम का पाठ खेलते थे, उनकी आवाज़ भी वैसी थी तुम्हारी दादी की, तो तुम तीनों की ना बहुत अच्छी आवाज़ थी। तो वो आवाज़ नेचुरली दादी पिताजी से जो जेनेटिक आया मेरे पे, म्यूजिक संगीत जो मेरे दिमाग में बैठा वो मेरे समाज में बैठ के समाज के साथ घुल मिल के हुआ। और जो मैं गाने लगा, ये शौक मेरा, मुझे ये थोड़ी पता था कि मैं आज प्रोफेशनल बनूंगा, कि आज मेरा इंटरव्यू लिया जाएगा ऐसे तरीके से कि कोई देहरादून में गड़ी कैंट में बैठी पौड़ी की कोई लेडी मुझे बुलाएगी फ़ोन पे कि आपका इंटरव्यू लेना है। ये कभी सोचा नहीं था। और मैंने लाइफ में बीकॉम किया, एमए किया इकोनॉमिक्स से, छात्र नेता बना, लीडरशिप किया, लेकिन लीडरशिप भी मैं नेता बनने के लिए नहीं किया, नहीं तो आज मैं नेतागिरी कर रहा होता। वो लड़कों का एक होता ना कॉलेज में गैंग टाइप का, तो अपना एक गैंग था, तो हमारे गैंग ने इस बार भाई को उठाना है और भाई को जिता दिया। तो वो एक कॉलेजपन का था। और फिर मैंने वो चुनाव लड़के फिर मैं प्रसाद की दुकान लगा दिया। लोग बोलने में लगे यार कि तू यार महासचिव हो के, मैंने कहा यार महासचिव हो के गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है क्या मेरे को? तो मैंने कहा वहाँ लगाया, मैं दुकान लगाया, वहाँ मेरे दुकान लगाने से 4 परिवारों का और भला हो गया। और मेरे दुकान लगाने से 4 लोगों ने और दुकान लगा दिया, क्योंकि मैं पुलिस प्रशासन से लड़ा, मैं पुल में चढ़ गया। मैंने कहा लगाओ तुम दुकान, क्यों नहीं लगा? 2 महीने काम करने दो, हम अपने जगह पे नहीं काम कर सकते, कहाँ जाएंगे? हमारे घर की कुड़की तुम कर रहे हो, हमारे बाप ने मैंने कहा तुम्हारे वो देना है, पैसे देने हैं हमारे, तुम क्या बोलते हैं उसको, कर्जा बोलते हैं, कर्जा चुका रहे हैं हम। तो यहीं से तो तुम्हारे यहाँ हम अपने घर में काम करके तो कर्जा चुकाएंगे बद्रीनाथ में, और बद्रीनाथ कहाँ जाएंगे हम काम करने? बिल्कुल सही। तो मैंने कहा 2 महीना हम छुट्टी, हम तुम्हारे ज़मीन नहीं आते आ रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पाए। 2 मई और जून 2 महीने छुट्टी रहती है हमारी। तो फिर पुलिस और मंदिर प्रशासन मिलके उन्होंने कहा ठीक है यार बेरोजगार लड़कों को 2 महीने। तो मैंने कहा नेतागिरी यहाँ हो रही है मेरी, जिनसे 10 आदमी को अब एक दुकान लगाने के चक्कर में 20 और लग गए। तो एक दुकान से 4-5 लोगों का घर चलता था, तो 20 दुकानों से कितना लोगों का चला? तो वो ये नेतागिरी यहाँ अच्छी है, तुम्हारे स्कूल कॉलेज की नेतागिरी अच्छी है। तो कई जगह मैंने भाषण में बोला भी था वहाँ पे कॉलेज में, मैंने कहा 2 महीने में छुट्टियों में चला गया, क्या करना था तुम्हारे यहाँ कॉलेज में? तो ऐसे ऐसे कर फिर मैं राजनीति में कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहा। फिर सबसे बड़ी चुनौती होती है फिर घर की स्थिति की होती है ना। फिर मैं निकल गया फिर बाहर मतलब वो कॉलेज किया, फिर मैं निकल गया दिल्ली, इधर निकला देहरादून। तो कहीं कभी कहाँ की से बहुत लंबी कहानी है। तो मतलब एक इधर करते करते जो मैं आपको बताया कि जब एमकॉम कर रहा था तो वही 3 बजे जब प्रसाद की दुकान लगा रहा था, मैंने ये कई इंटरव्यू में बोला भी है मैंने कि हमारे बीपी श्रीवास्तव जी थे एक, जो हमें एमकॉम में अकाउंटेंसी पढ़ाते थे। तो वो अपनी पत्नी के साथ बद्रीनाथ दर्शन करने, इलाहाबाद के रहने वाले हो, छुट्टियों में आ गए वो भी कि यार छुट्टी है चलते हैं। 3 बजे मैं मंकी कैप पहने हुए बद्रीनाथ ठंड से, और मैं पहचान नहीं पाया, मैं ये करके मैंने प्रसाद दे दिया उनको 3 बजे, और बाल्टी भी दे दी, नहाओ धो, जूते चप्पल रख दो यहाँ पे, आओगे प्रसाद ले जाना। वो नहा धो के आ गए, फिर मैंने प्रसाद पकड़ा, चल भी दिया। वो मंकी मैंने न अंधेरे में पहचाना, ना उन्होंने मुझे पहचाना। और जब वो दर्शन करके आए
6-7 बजे टाइम हो रहा होगा। फिर मैं तब तक धूप में मंकी कैप निकाल के, तो जब वो प्रसाद देने है बोला किशन तू, अरे मैंने कहा आप कब आए? बोला 3 बजे तू ही था वो मंकी कैप पे। मैंने कहा हाँ मैं ही था। बोला यार तूने नहीं पहचाना? मैंने कहा सर अंधेरे में पता ही नहीं चला। तो क्या कर रहा है ऐसे के? मैंने कहा सर अरे M.Com कर रहा है, PhD कर ले मेरे अंडर में, अच्छा लड़का है तो अच्छा, सब चीज़ अच्छा है, हर चीज़ में आगे, तो स्पोर्ट्स में आगे था मैं हर जगह। तो बोला सब जगह आगे है, तू PhD कर लेगा, तू देखना तेरे अंदर है, कर लेगा तू। मैंने कहा सर पैसे नहीं चाहिए PhD करने के लिए। तो फिर बैठा के मैंने बोला ऐसी ऐसी स्थिति है घर की, मैं नहीं कर सकता, आप करवाओगे नहीं बैठ के, आप करवाओगे तो मैं अपने घर को क्या खिलाऊंगा? तो बोला ऐसा कर कि यार रिकॉर्ड कर ले अपने आवाज़, तू इतना अच्छा गाता है, रिकॉर्डिंग कर ले, ये जहाँ कमा रहा है इतना। मैंने कहा जितना कमा रहा हूँ ना वो बाप के कर्ज में ही जाएगा, और बहनों की शादी करनी है, घर बनाना है, कई चीज़ें हैं। मैंने कहा ये सब उसी में जाएगा, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तो बोला कितने में हो जाएगा उस समय? मैंने कहा 30-32 हज़ार में हो जाएगा मेरे ख्याल से, और फिर दिल्ली जाना, वहाँ रहना, वो 1 हफ्ता का काम है तो लग जाएगा। मैंने कहा 40-50 हज़ार उस टाइम का, 2000 की बात है, 2000 की बात है। तब उन्होंने कहा तू कितना कर पाएगा? मैं सर मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं कुछ हेल्प करूँ? मैंने कहा अब देख लीजिए सर, अगर आपको यकीन है कि मैं कर लूँगा, अब चला नहीं चला तो किस्मत की बात है सर, आपके पैसे डूब जाएंगे। अब मेरे को यकीन भी नहीं है कि चलेगा, मैं तो पहली बार है। तो बोला कि चलो मैं करता हूँ कुछ, फिर आना कॉलेज मिलना मेरे से। तो छुट्टियों के बाद कॉलेज हुआ, तो फिर फैकल्टी में तो अब मैं सब जानते थे फैकल्टी को। तो हमारी क्लास ना 8 बजे से लगती थी कॉलेज में, कॉलेज खुलता 10 बजे तक। कॉमर्स की जो क्लासें होती थी वो सुबह 8 बजे से 10 बजे तक होती बस। उसके बाद हम लोग कॉलेज वालों को परेशान करते थे शाम तक। फिर जो उस क्लास में जब वो पढ़ा, हाँ तो लास्ट में होता हाँ किशन मिलने आ जाना। फिर ऑफिस में गया मैं, क्या हुआ? मैं गाने के लिए बोला था तेरे को। तो मैं कहा सर पैसे का तो नहीं हो पाएगा, मैं 30 तक कर दूंगा, बाकी तू देख ले। 30,000 30 तक मैं कर दूंगा, बाकी तू देख ले, कर सकता है इधर उधर से कुछ? मैं कहा सर मैं देखता हूँ। मेरे पास एक बाइक थी, पैशन बाइक, वो 20,000 में बेच दी मैंने। मतलब अच्छी वो बाइक में सेकंड हैंड ली थी किसी से, वो 20,000 में बेच दी। और मैंने कहा सर 20 में करे क्या क्या? मैंने कहा वो बेच दिया जो जिसमें आता था। तो अच्छा बोला ठीक है, 30 उन्होंने दिया। फिर उन्होंने कहा तू अब बात कर। फिर जैसे तैसे हमने बात करी, दिल्ली वो रिकॉर्ड करके आए। तो घर घर फिर बेचने भी गए, टेप रिकॉर्ड में सुना, और टेप रिकॉर्डर आज भी है मेरे पास घर में। तो सुना लोगों को। तो धीरे धीरे जब उसका वीडियो बना तो फिर लोगों ने वीडियो को बहुत अच्छा लगा लोगों को। फिर डायरेक्ट नेगी जी की कॉल आई, अरे महिपाल। मैंने कहा कौन भाई, कौन बोल रहा है? नेगी बन हूँ मैं, नेगी जी, नरेंद्र सिंह नेगी। नरेंद्र सिंह नेगी, और वो घबराहट भयंकर। सर नमस्ते सर, मैं समझा नहीं, आपको पहचाना नहीं। अरे मैं वही बोल रहा हूँ जो तू समझ रहा है। और हमारी एक कंपनी है, हिमालयन कंपनी, तेरी कैसेट देखी, बहुत अच्छा कर रहा है तू, और सब तारीफ कर रहे हैं। बोल तू जरा मिल लेवल, ये नंबर दिया मेरे को और एड्रेस लिखवाया, यहाँ चले जाना। बोल मैंने फ़ोन किया, वो लखेड़ा जी का नंबर दिया। वहाँ गया तो एक एल्बम फिर बनाई, हो जिया। वो चल वो फिर मतलब सारे एल्बम्स मेरे वहीं से आने लगे। तो धीरे धीरे वो रास्ता खुलता गया। तो ये कहानी हो जाती है कभी कभी इस तरीके से। ओके, तो मतलब ये ऐसे जुड़ती चली गई कड़ियाँ जुड़ती चली गई। जी सर, एक प्रश्न जो बहुत सुनने में आता है कि जो सिंगर हैं हमारे उत्तराखंड के, और सिंगर्स जो हैं ये लोग क्या करते हैं, मतलब काफ़ी चर्चा में है ये विषय कि सिंगर्स क्या है, जब उन लोगों को प्रोग्राम्स में बुलाया जाता है तो प्रोग्राम्स में अगर तो कंपनी बाहर की है या बाहर बड़ा शो है तो उसमें जाना है, और एक छोटा शो है, 2 उनके पास में चॉइस है। तो क्या होता है कि तबीयत खराब है, ये बहाना बना के छोटे शो को छोड़ के बड़े शो में पहुंच जाते हैं। तो ऐसा कुछ क्या सच में है, ऐसा कुछ हो रहा है, क्यों होता है? देखिए 25 साल मुझे भी हो गए, 2000 से मैं भी इस लाइन में हूँ, और मैंने भी कई बार देखे। मैंने कई बार अपने साथ आर्टिस्टों को देखा है, तो तबला वाला ही नहीं, फोन ही नहीं उठाता उसको। शायद जैसे माना मेरा प्रोग्राम देहरादून से गोपेश्वर में है, यहाँ से 8 घंटे का सफ़र है, वहाँ रुकना है, कल आना है, फिर सफ़र करना है। उसको देहरादून में मिल रहा है रेट वही सेम, तो वो क्या करता है, मेरा फ़ोन नहीं उठाएगा। मतलब हमारे लाइन में बोलते हैं गोली दे रहा हो। तो ऐसे तबला वाला कर देता है, वैसे साथ में जो बैकिंग कोरस वाले वो कर देते हैं। फीमेल सिंगर ने कई बार, मैं नाम नहीं लूँगा, कई बार फीमेल सिंगर ने धोखा दे दिया एट लास्ट पॉइंट पे, किसको बोले हम लोग। तो ऐसे कई सिंगर मैंने देखे हैं कि आते हैं खबरें कि यार हमारा शो है, हमने एडवांस भी दिया था, वो तबीयत ख़राब का बहाना कर दिया है।
अरेंज कर। अब ये लोग ना नहीं आते हैं तो ये लोग देखो, चलो ठीक है आपके मन में चोरी है ना, आपको बता देना चाहिए कि भैया मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम हो रही है, आप कोई और अरेंज कर ले। ये ठीक ना, कल प्रोग्राम है, आज रात को बोलेंगे कि सर मैं नहीं आ पा रहा हूँ, नहीं बोलेंगे नहीं, इनको फ़ोन करो सर आप कितने बजे तक पहुँच रहे, फ़ोन ही नहीं उठाते। तो ऐसे कई सिंगर्सों ने किया है और भगवान की दया से मैंने आज तक ऐसा नहीं किया। मेरे साथ काफ़ी हादसा हुआ है। देखो कई सिंगर, हमारे लीजेंड हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, इनकी भी एक बार ना इनका गला बैठ गया था, मुझे याद है, और ये गए थे वहाँ मंच पे और बोला कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, ये कुदरती है गाते प्रोग्राम। हमारे पेमेंट इतनी कम होती है उत्तराखंड के आर्टिस्टों की, आदमी को पर डे प्रोग्राम करना पड़ता, अगर मिले तो पर डे कर देगा। और आदमी कभी नहीं चाहेगा कि यार मैं मतलब कंटिन्यू कर रहा हूँ, एक शो छोड़ देता हूँ, मना कभी नहीं करेगा, क्योंकि इतनी कम पेमेंट होती है। और बॉलीवुड जैसे लोगों को तो 20-25 लाख एक शो में मिलता है, तो वो दूसरा शो कहते हैं नहीं जी अभी मैं शो कर रहा हूँ, मैं या तो मेरा 1 हफ्ते बाद करो या 10 दिन बाद करो, वो टाइम देते हैं। हमारे यहाँ तो टाइम हमको देते हैं कि इतने तारीख है भाई, आना है तो आओ, नहीं तो दूसरा आर्टिस्ट करते हैं, और पेमेंट ये है। हम ज़्यादा भी नहीं बोल सकते, मैं किशन महिपाल जी मैं ज़्यादा लूँगा, मैं अरे तो ज़्यादा लेगा चल ना, हम दूसरे सिंगर को बोलते हैं, बतेरे पड़े बोलते हैं। आज की डेट में तो आप देख रहे हैं कितने सिंगर आ गए सर, अब तो यूट्यूब वाले सिंगर ज़्यादा आ गए। अब हमारे इंडस्ट्री में कैमरामैन गायक बन गया, रिकॉर्डिस्ट गायक बन गया, ढोलक तबला वाला गायक बन गया, अब सारे लोग गायक बन रहे हैं, सारे लोग ब्लॉगर, जैसे हमारे गली गली में देखो ब्लॉगर बन रहे हैं। बिल्कुल सर। तो ये चीज़ें अब काफ़ी, जिन चीज़ों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं ना, आदमी वो चीज़ बनना चाह रहा है आज की डेट में। आदमी ये नहीं चाह रहा, अब जैसे डीजे गाना चल रहा है, लोग डीजे गाना सुनना पसंद कर रहे हैं। तो जो हमारे दुखेड़ गीत हैं, खुदेड़ गीत हैं, जो हमारे नौल भगनौल है, ये बाजूबंद गीत है, वो कौन गाएगा फिर? वो तो ख़त्म हो जाएगा ना डीजे के चक्कर में, डीजे। तो ये चीज़ें अब हो रही हैं। और मेरे साथ तो एक बार ये हुआ कि 26 को मेरा दिल्ली में प्रोग्राम था, 27 को बॉम्बई में था, 28 को भी बॉम्बई में था, और 20 तारीख से मेरा गला ख़राब हो गया। बागेश्वर से आया मैं, जनवरी की बात है, और बागेश्वर से जैसे आज बागेश्वर में था, कल मैं दिल्ली से बागेश्वर, बागेश्वर से ऋषिकेश में गया, गला बैठ गया मेरा। कंटिन्यू प्रोग्राम था और 20 तारीख से गला बैठा था, दवाई चल रही थी, दवाई ले तो मुझे लगा खुल जाएगा 25 तक, लेकिन खुला नहीं हो। एक तो सर्दी का मौसम, जुकाम भी लग गया, खुला नहीं। मैं 26 तारीख वैशाली गया, वैशाली में मैंने हाथ जोड़े, मंच में गया, मैंने कहा मेरे साथ अब ऐसा हो गया, मैं क्या करूँ। दिल्ली, देहरादून से दिल्ली गया, फिर उन्होंने मुझे सम्मान दिया स्टेज, कोई बात नहीं बोला, ऐसा हो जाता है, अगली बार फिर बुलाएंगे तुम्हें। इस बार बुलाया उन्होंने और मुझे वहाँ पे सम्मान दिया, 5000 रुपये दिया, यार तेरा आना जाने का किराया रख लिया, तो देहरादून से आ रखा है। मैं 25 तारीख शाम को मैं बॉम्बे चला गया, इधर सॉरी 26 तारीख शाम को बॉम्बे चला गया। 27 वालों को बोला भाई मैं बॉम्बे तो पहुँच गया, पर मेरी दवाई की लिस्ट देख लो और मेरा गला देख लो, क्या कर सकते हैं। और मैं दवाई कर, मैंने कहा मैं गा नहीं सकता बस, और वो दवाई मेरी चल रही धीरे धीरे मेरा। तो 28 तारीख के लिए मेरा गला खुल गया था, और मैंने 28 तारीख वाला प्रोग्राम किया, और 28 तारीख के बाद जो प्रोग्राम किया उसके बाद मेरे गले में सिस्ट बन गया था, और उसको मैं 1 साल से झेल रहा हूँ। तो ये चीज़ें हो जाती है कभी कभी, नहीं जाता नहीं गाता तो क्या हो रहा था, लेकिन 1 साल तक मेरे वोकल कॉर्ड में जो प्रॉब्लम हुई वो मैं ही झेल रहा हूँ। तो वो अलग चीज़ है, इंसानियत अलग चीज़ है, ईमानदारी अलग चीज़ है। और मेरे समझ में जो मेरे पिताजी ने, जो मेरी दादी ने हमको सिखाया है कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, तब चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हारे साथ जैसे भी हो रहा है, अपनी ईमानदारी मत, सच्चाई मत छोड़ो, चाहे दुनिया। और मैंने सुना था कहीं बहुत, ओशो ने बोला था ये कि आप सच्चे हो ना, जितना आप सच्चे होंगे उतना आपसे लोग दूर होते जाएंगे, आप अकेले रह जाओगे। और मैं आज अकेला हूँ, क्योंकि जिन की सच्चाई मैंने बताई और सब पीछे चले गए। लेकिन ये नहीं कि मैं किसी की चापलूसी करूं, झूठ बोलूं, उससे झूठ बोल के मैं उसके चापलूसी करूं और फिर मैं अपने साथ इनको जोड़ूं और मैं उनके साथ जुड़ के मैं उनके साथ 2 रोटी खाऊं, तो मेरे अंदर ये नहीं है। ईमानदारी से करूंगा और ईमानदारी का काम करूंगा। सर, आप उत्तराखंड में, ये अंतिम प्रश्न है जी सर, उत्तराखंड में लोकगीतों के भविष्य को आप कैसे देखते हैं, और आने वाली पीढ़ी के लिए उसको संरक्षित कैसे किया जाए, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, लोकगीतों का तो अब भविष्य, जहाँ तक मेरी मति में आता है बात, कि धीरे धीरे तो ख़त्म ही हो रहा है लोकगीत। और लोकगीत जो लेके, क्योंकि लोकगीत जो लेके आ रहे हैं ना जी, उनको भी लोग बॉम्बे ले जाके पूरा बॉलीवुड स्टाइल कर रहे हैं।
जिनके पास लोकगीत बचा हुआ है उनको उठा के लोग बाहर और ले जाके कोक स्टूडियो में इधर ले जाके वो मतलब लोग को लोग की तरफ से होना चाहिए। एक एक्सपेरिमेंट अलग है। अब हमने फ्योलड़िया किया वो अलग है, वो उसमें हमने ढोल दमाओ ये किया वो सब से किया। एक आप पीछे बैकग्राउंड में लोकगीत बज रहा है, सुन रहे हैं लोग और दृश्य आपका ना पूरा बॉलीवुड स्टाइल का, पूरा लड़कियां इस तरीके से नाच रही अभद्रता से, वो मेरे को सूट नहीं हुआ। तो उस समय मेरे दिमाग में आया कि हमारा लोकगीत ख़त्म हो गया, क्योंकि आज के डेट में लोग लोकगीत को कुछ दूसरे रूप में पेश करना चाहते हैं, ढोल दमों को सुनना नहीं चाह रहा है। और जो यूथ है, जो गांव के यूथ हैं, ये फोक को बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो प्लेन में जो हमारे यूथ जो प्लेन में जो बड़े एजुकेटेड हो गए हैं वो फोक सुनना ही नहीं पसंद कर रहे हैं, वो हनी सिंह बादशाह की तरफ चले गए। सर, उत्तराखंड सरकार जो है क्या इस दिशा में कोई कदम उठा सकती है? आप क्यों नहीं उठा सकते? गवर्नमेंट अगर आर्टिस्टों को दे, जिम्मा दे ना, आप जितना पैसा उन पर और इधर प्रोजेक्टों पे लगाते, एक प्रोजेक्ट संरक्षण संवर्धन का, लोक संस्कृति का संरक्षण संवर्धन के लिए, जो लोक गीत के लिए है, जो लोग नृत्यों की बात और चीज़ों को हटा दे रहा हूँ मैं, सिर्फ लोक गीत के बारे में इसका प्रोजेक्ट तैयार करके आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आप नेगी जी को जिम्मा दीजिए, नेगी जी और लोगों को जिम्मा देंगे, इसी तरीके से चैन बनेगी, एक इसका भी एक विभाग बनेगा और उस तरीके से लोग अपने अपने धुरी में काम करते जाएंगे। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि किशन महिपाल केवल एक लोक गायक ही नहीं बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति के संरक्षक भी हैं। उनके गीतों में उत्तराखंड की संस्कृति बसती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।